मेरे लिए मैं तो सोचता था यार तू चूतिया है तू तो समझदार निकला यार। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट शो। और आज जो गेस्ट मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ वो कुछ नहीं है, ऐसे ही है। आइए मिलवा देता हूँ अंकुर जी से। थैंक यू सो मच अंकित। हाँ, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा कॉलेज का एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है और साला पढ़ाई में बहुत आगे था। पता नहीं कैसे ये पास हो जाता था और हमारी बैक पे बैक लग जाती थी। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा एजुकेशन से रिलेटेड इससे कुछ बात कर ली जाए कि ये साला इतना इंटेलिजेंट है कैसे। भाई इंटेलिजेंट ऐसा कुछ खास नहीं है, बैक तो तेरी भी कभी नहीं आई। झूठ से कम बोल। तो मतलब मैं अच्छा पढ़ता था। बिल्कुल बहुत अच्छा था। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या है रा है? बात पढ़ाई की है तो बस कंसिस्टेंट रहो। जो ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि यार लास्ट डे पे पढ़ लेंगे, उसके बाद आंसर लिखा से पास। बट मेरी आदत थोड़ी उल्टी थी कि लास्ट डे बस मूवी देखनी है। अच्छा तू मूवी देखता था पढ़ाई से पहले? ये बाबूराव का स्टाइल है, तू ले। बिल्कुल भाई, एक दिन पहले रिलैक्स करना है, चिल। उससे पहले जितना है बेसिक फंडामेंटल सब क्लियर रखो, एग्जाम से पहले अपना चिल रहो। भाई एग्जाम से एक दिन पहले ना मैं रात को 12-12 1-1 बजे वो आई नो लिखता था, पढ़ता रहता था कि पास होना अगले दिन। और तू मूवी देखता था तो शर्म नहीं आती थी? नहीं। भाई मैं चिल आउट रहता था ना, लाइब्रेरीज में करना क्या होता था, अलग डिफरेंट टॉपिक्स पे पहले से एडवांस में प्रिपेयर रखो टॉपिक्स, बस जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप ऑन द स्पॉट आंसर लिख सकते हो। यार ऐसी क्या चीज है अंकुर जो बच्चों को ना मतलब पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट करती है? जैसे मैं अपना बताता हूँ तुझको। मैं सोचता था अगर मैं पढ़ाई में लगा रहूंगा, लाइब्रेरी में घुसा रहूंगा तो मैं खेल नहीं पाऊंगा और मैं घूम नहीं पाऊंगा, दोस्तों से बातें नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको हिट एंड ट्रायल्स तो करने पड़ेंगे जिंदगी में। सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, लोगों से बातचीत करना, खेलना कूदना, नेटवर्किंग बनाना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लाइब्रेरी में जाके सिर्फ पढ़ाई होती है ऐसा भी नहीं है। बीच में हम शायद पीछे एआई की बात कर रहे थे, वो कितना इंपॉर्टेंट है। जब तक बंदा बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं सीखेगा तो एआई या फिर चैट जीपीटी ये सब चीज़ें कैसे सीखेगा? तो धीरे धीरे आ ही जाती है। यार तुझे क्या लगता है जो ये एआई आई है तो ये बच्चों के माइंड को डैमेज कर सकती है, नहीं कर सकती? उनकी एक सोचने की क्षमता जिसे कहते हैं उस क्षमता को खराब कर सकती है, नहीं कर सकती? आई डोंट थिंक सो। अगर वो लिमिटेड वे में यूज हो रहा है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही उसका यूज़ कर रहा है तो मे बी वो गेमिंग में, सिर्फ फोटोज देखने में, क्योंकि बच्चों की दुनिया बहुत छोटी होती है। जैसे कहते हैं कि कुएं का मेंढक, उसके लिए वो छोटा सा ही बहुत बड़ा संसार होता है, वही रेफरेंस पॉइंट है उसके। बट धीरे धीरे हमारे एक्सपीरियंसेस जब बड़े होते रहते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो लगता है कि यहाँ हमारा होराइजन बढ़ गया है। तो फिर अगर हम एआई का यूज़ करें तो हमारे पॉजिटिव वे में जा सकता है। देख जैसे क्या होता था, पहले गूगल था, गूगल से पहले एआई आया। इन दोनों से पहले जब टीचर हमें होमवर्क दिया करती थी ना तो हम किताबों में से निकाल करके पढ़ते थे, खुद से सोच करके लिखते थे। जब गूगल आया तो हम गूगल में से निकाल करके कॉपी पेस्ट मारा। अब एआई आया, एआई ने तो और ज्यादा इजी कर दिया। तो ये क्या हार्मफुल नहीं है? इन अ वे हार्मफुल है, बट जब तक लॉजिक बिल्डिंग हो रही है, सपोज आपको टेबल सीखने में कितना टाइम लगता था बचपन में? काफी समय 2 साल 3 साल। हाँ भाई, उसके बाद फिर वो क्या है, 2 मिनट का काम है। एआई जस्ट लाइक दैट। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है ना, अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि आज की आईटी इंडस्ट्री कॉपी पेस्ट पे ही चल रही है भाई। अगर आपको जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, और बूटस्ट्रैप वगैरह आता है, यू कैन बिल्ड अ वेबसाइट विद इन अ डे कॉपी पेस्टिंग के थ्रू। बट उसके लिए आपका फंडामेंटल तो क्लियर होना चाहिए ना कि स्क्रिप्टिंग के अंदर ये जाएगी या फिर हेड या बॉडी के अंदर ये जाएगा। एआई जस्ट लाइक दैट। 2 साल आपको लगेगी अपनी फंडामेंटल क्लियर करने में, उसके बाद अगर आप कॉपी पेस्ट भी कर रहे हो, देयर इज नो हार्म। यार अंकुर, मैंने बहुत बार ये चीज नोट करी कि आफ्टर 12th ना एक बच्चे को ग्रेजुएशन के लिए कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में ना बड़ी दिक्कत होती है। उसको मतलब एक फील्ड चूज करने में बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले तो यही दिक्कत होती है कि कोई ग्रेजुएशन करे या फिर कोई मतलब एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट करे या कोई ऐसा आईटी से रिलेटेड कुछ काम करे। बहुत दिक्कत होती है। तुझे क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? ये मतलब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों? आई थिंक हमने आइडियल गलत लोगों को बना रखे हैं। हम कई जगह देखते हैं कि 23-24 साल के बंदे आईआईटी क्रैक करके 1 करोड़ का पैकेज लग गया, तो हमने वो आइडियल लाइफ बना लिया। बट एक्चुअली तूने भी सुना होगा कि हर किसी का टाइमलाइन डिफरेंट है ना। जैसे मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। 10th में गलती से मेरे अच्छे नंबर आ गए भाई। गलती से? यस, गलती से। मेरे गलती से बुरे आ गए। तब गलती से अच्छे आ गए तो क्या करें भाई, साइंस लेते हैं। यू आर इंटेलिजेंट, साइंस ले लिया फिर शिपल की तरह। बाकी दोस्त जा रहे थे, चलो हम भी साइंस ले लेते हैं।
बट वहां जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, आई एम नॉट दैट मच गुड इनफ। फिर 12th के बाद थोड़ी बुलिंग की भी सिचुएशन हुई थी। अच्छा। तो पढ़ाई से बिल्कुल मन ही बिल्कुल ऊब गया कि पढ़ना ही नहीं, अब गिव अप ही कर दिया था कि 12th के बाद तो पढ़ना ही नहीं, कुछ काम करेंगे और बिजनेस कर लेंगे, नौकरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, देख। 12th के बाद ड्रॉप कर लिया, छोड़ ही दिया था, पढ़ाई करनी ही नहीं अब। पर उस एक साल में एक चीज समझ में आ गई कि पढ़ाई के बिना कुछ होगा भी नहीं बॉस। सही बात। तो मम्मी ने, मुझे याद है लास्ट टाइम थप्पड़ मारा था खींच के। अच्छा। बोला था तो पढ़ ले या तो मर जा। सही बोला आंटी ने। फिर मरा तू? जिंदा हूँ भाई, दिख रहा है। तो बस फिर उसके बाद जो कोर्स मिला, जो कॉलेज मिला, बस एडमिशन करा दिया। तुझे पता ही है कौन सा कोर्स था? हाँ, और कॉलेज भी पता है मुझे। बीए प्रोग्राम इन संस्कृत। अरे बाप रे। ये प्रोग्राम इन संस्कृत शुद्धिकरण हो गया था पूरा। 3 साल आर्ट्स पढ़ा, पर आर्ट्स क्या पढ़ा, उसमें लाइब्रेरी जाके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ता ही रहता था। एक रणछोड़दास बन गया था वहां पे। यहाँ पर पता है क्या, बीए प्रोग्राम इन संस्कृत ना, हम्म। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी एक स्ट्रीम तूने चूज करी, बहुत सिलेक्टिव। अभी आने दो संस्कृत बाबा, को क्लाइमेक्स पे आने दो। रुक तो सही, अबे बात कंप्लीट हाँ। क्योंकि संस्कृत में पता है क्या है, बहुत लोगों ने ना गिव अप सा कर दिया संस्कृत को लेकर। हाँ, बट एक्चुअली करना आजकल चाहिए। स्कूल्स में भी मैंने काफी देखा है, बंद भी कर दिया ना संस्कृत के सब्जेक्ट। पहले तो हमारे को 8th तक पढ़ाते थे संस्कृत। ये 10th तक है कंपलसरी भी। कंपलसरी है अब? नहीं, मेरे 8th तक था जब मैं स्कूल में था। नहीं, 10th तक होना चाहिए ऐसे, एज पर गवर्नमेंट रूल। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं अभी भी जो संस्कृत को मतलब इतना नहीं प्रमोट नहीं करते। इवन हिंदी को भी आजकल वो स्कूल्स में ये कह दिया गया है कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, अदरवाइज आपको फाइन लग जाएगा। ऐसे काफी सारे स्कूल्स जानता भी नहीं। मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, और खासकर अपनी एंशिएंट लैंग्वेजेस से तो बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। उससे आपको जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, तो बाकी डायमेंशंस में भी बहुत हेल्प करती है। तो लेट मी कंटिन्यू माय स्टोरी। हाँ प्लीज कैरी ऑन। तो आर्ट्स से ग्रेजुएशन करी, फिर यूपीएससी का भूत चढ़ गया। अच्छा नहीं भाई, अब तो कितनी बार अटेम्प्ट किया तूने यूपीएससी? 3 बार। तीनों अटेम्प्ट किया तूने? एग्जाम दिया? फिर एक भी बार प्रीलिम्स भी नहीं निकला। अच्छा। एंड फाइनली आई गिव अप। अब स्ट्रीम की बात करते हैं, आर्ट्स। उसके बाद यूपीएससी का भूत चढ़ा, लेकिन फैमिली कंडीशन सही नहीं थी, तो लगा जॉब कर लेते हैं। जॉब कहाँ पे करा? बैंकिंग सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, ऑपरेशंस में। अच्छा। तो ऑपरेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट में 5 साल काम करा है। 5 साल काम करने के बाद नाउ आई एम अगेन बैक टू साइंस। उसी कंपनी में मैं एक एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए काम, मतलब पूरा कहते हैं घूम ना, फिर लौट के बुद्धू घर को आए। तो सेम सिचुएशन हुई है। तो इट डजंट मैटर कि आपकी क्या स्ट्रीम है। मैंने बहुत हिट एंड ट्रायल्स करे, मेरी टाइमलाइन डिफरेंट चल रही है। फाइनली आई एम सीइंग आई एम गोइंग समवेयर, जो कि बेटर प्लेस है मेरे लिए, और वो वही प्लेस है जहां से मैंने शुरू करा था। उस टाइम मुझे गलत लग रहा था, अभी मुझे बहुत सही लग रहा है। यार जैसा कहते हैं कि यूपीएससी के लिए मिनिमम मतलब 12 से 16 घंटा तक पढ़ना होता है आपको। That can be true, that cannot be true, depends on the situation of the person who is training himself, who's studying। तो आपकी कैचिंग पावर, आपकी कंसिस्टेंसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई कंसिस्टेंसी है। डजंट मैटर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो या 20 घंटे पढ़ रहे हो। 5 घंटे आप महीने में 28 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन हम ले सकते हैं इधर उधर, तो यू विल क्रैक इट। जब हम किसी चीज के पीछे इतनी मेहनत करें, इतनी लगन से काम करें, अब वो चीज हासिल ना हो, यूपीएससी क्रैक ना हो, ट्राई समथिंग एल्स। तो क्या मतलब, तो नहीं यार देख बुरा तो लगता होगा। बुरा तो ऑफकोर्स लगता है यार। हाँ, तो उस समय क्या ऐसी फीलिंग होती है कि यार यूपीएससी क्रैक नहीं हुआ यार, इतने सारे सपने थे, लाल बत्ती जलती गाड़ी के ऊपर, वो सब मतलब। भाई 2 वर्ड्स होती है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से खेलना चाहिए। कई लोग प्रेडिक्टेबिलिटी में ही रह जाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि नहीं यार अगर ये हो जाता ना वो हो जाता, तो वो हो जाता, अब वो हो जाता तो ये हो जाता। तो इस प्रेडिक्टेबिलिटी के खेल में ना कई लोग फंसे रह जाते हैं, कुएं का मेंढक बन जाते हैं। हाँ, बट आपको प्रोबेबिलिटी भी तो देखनी है ना। सही बात है। लाखों लोग एग्जाम दे रहे हैं, आप कितना भी पढ़ लो, आपसे ज्यादा टैलेंटेड, ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में लोग तैयारी करने वाले हैं। यू मे नॉट क्रैक, लक भी है भाई, बैकअप होना चाहिए। तो एक ये डिमोटिवेट नहीं कर रहा तू लोगों को कि लाखों लोग हैं? भाई मैं कह रहा हूँ ना, सबके अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उसी हिसाब से डिसीजंस लेने चाहिए। किसी को देख के, किसी को आइडियल बना के हमें डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आपकी क्या सिचुएशन रही है, आपकी फैमिली कंडीशन क्या रही है, आप अभी क्या हो, उस हिसाब से डिसीजन लो। इट डजंट मैटर कौन क्या कह रहा है।
तू कुछ अपनी ideas। सिचुएशन बताएगा जब तेरा क्रैक नहीं हुआ था, हम्म। उस दिन का बता जब रिजल्ट आया, सबसे पहला जब तूने अटेम्प्ट किया था। सबसे पहला अटेम्प्ट था वैसे ही जॉब के साथ, ठीक है। तो मुझे पता था कि उतना टाइम निकाल नहीं पा रहा, बट स्टिल इनफ था कि मैं 4-5 घंटे तो डेली पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। प्रीलिम्स में आई गेस 5-10 नंबर से पहली बार आऊंगा। फिर लगा ये कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार नेक्स्ट ईयर थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं, तो कर लूंगा, कर ही लूंगा। फिर नेक्स्ट ईयर नहीं करा ड्रॉप, क्योंकि फैमिली कंडीशन वही कुछ ना कुछ खराब हो जाती है, दादाजी की डेथ हुई थी और भी फाइनेंशियल कंडीशन से। फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करा, पर वो जो 1 साल का गैप था ना, ये यूपीएससी की जर्नी ऐसी है कि हर साल बदल जाती है भाई। सिलेबस सेम है, बट पता नहीं क्वेश्चन पैटर्न कैसे बदल जाते हैं। वही 4 ऑप्शंस आपको अलग नजर आते हैं। अरे तो सेम होंगे तो फिर तो ड्रॉप भी कर सकता है ना तू। अरे मतलब क्वेश्चंस अलग हैं, बट फीलिंग आती है कि एलिमिनेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सिलेक्शन से ज्यादा एलिमिनेशन मैटर करता है। अगर आप सॉल्व कर रहे हो किसी क्वेश्चन को, एलिमिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो 2 ऑप्शंस, तो 50% प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हो। यूपीएससी में अगर कोई कह रहा है ना कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरे 50% आते ही आते, वो झूठ बोल रहा है। अच्छा, कोई इतना कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता कि उसे सब आता है, या 50% भी आता है। मैं सब तो छोड़ो, 50% की क्या बात कर रहा हूँ। बात कर रहा है यार। यही एलिमिनेशन में ही खेलना होता है लोगों को। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं ना हम तैयारी के टाइम, कि हाँ ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, अभी हमें आ गया, तो इसमें मैं आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ गलत ऑप्शंस, वो बहुत टाइम लगता है बिल्ड करने में। और फिर जब अगले साल या 2-4 महीने आप ना पढ़ो ना, बिल्कुल ब्लैंक सा लगता है। फिर दोबारा से आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है, जीरो से शुरू करना पड़ता है। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा रोल है इसमें। सही बात है यार। भले ही आप फेल हो जाओ कोई बात नहीं, पर अगले दिन से दोबारा शुरू करो। अगर ये कर पा रहे हो, आपकी सिचुएशन ये अलाउ करती है, देन डेफिनेटली गो फॉर इट। अंकुर यार, मैं तेरे से ना एक चीज पूछना चाहता हूँ। आजकल तूने देखा होगा कि 7-6 क्लास के बच्चे पास नहीं हो पाते एग्जाम में, तो वो एक लेटर लिख के जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। और पास हो ना हो, बुलिंग भी काफी ऐसी एक चीज उभर के आ रही है बच्चों के मन में, कि वो उससे भी मतलब सुसाइड कर लेते हैं। बच्चों पे ऐसा क्या प्रेशर आ रहा है जो सुसाइड करने पे ऐसे मजबूर होते जा रहे हैं? इससे रिलेटेड मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी थी। ऑन एन एवरेज हर रिपोर्ट का शायद यही है कि 20 to 40 स्टूडेंट्स हर रोज सुसाइड कर रहे हैं। हर रोज? ये बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक डेटा है, बट अगर कोई एक भी बच्चा सुसाइड कर रहा है ना, तो इस बच्चे से ज्यादा सोसाइटी की गलती है। सीरियसली यार। बच्चों का क्या है, जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि बच्चों का एक्सपोजर बहुत ही कम है यार। उनकी बहुत छोटी सी दुनिया है। उनके लिए उनका छोटा अंकित ही उसका सबसे बड़ा दोस्त है। उसने अगर कुछ कह दिया तो उसके दिल में लग जाएगी बात। इट इज देयर पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चा किस सिचुएशन में क्या बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उसे नोटिस करना। यानी कि सोसाइटी बच्चों को नोटिस कर ही नहीं रही। सब आपस में बिजी हैं भाई। जब बिजी हो, बच्चों की कोई सुन ही नहीं रहा, उसके आपस में दोस्ती बुली कर रहे हैं, उसके पास रह कौन गया है कुछ बताने के लिए? बहुत वर्स्ट सिचुएशन है ये। और सोसाइटी में अगर खुद हमने कुछ बड़े स्टेप्स नहीं लिए तो ये और वर्स्ट हो सकती है। यार मार्क्स को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है कि 99 ही लाने हैं? आई डोंट नो। मैंने तो अपनी लाइफ में कहीं नहीं देखा कि ये मार्क्स कोई इंपॉर्टेंस रखती है। और किसी भी बंदे से पूछ लो जो किसी भी लेवल पे, वो कोई नहीं कहेगा कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है। IIM एक पेडिग्री के लिए शायद लोग यूज कर लेते हैं कि हाँ इनिशियल बूस्ट, बट वो कितने परसेंट लोग हैं? 0.00001% बस। क्या है प्रोबेबिलिटी? बहुत ही कम यार। वो 0.0001 बस उसी को तो आइडियल बना देते हैं ना लोग। वो हाईलाइटेड भी तो हैं यार। एग्जैक्टली, ये तो समस्या है सोशल मीडिया की, मीडिया की, कि सक्सेस को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर चुके हैं लोग। वो भी इनिशियल सक्सेस ऐसे दिखाते हैं कि वन नाइट सक्सेस है ये। और उसके पीछे का बैकग्राउंड कि उसने बचपन से मेहनत करी, उसके पेरेंट्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई टीचर होगा, कोई वकील होगा, कुछ भी हो, उन्होंने बचपन से बच्चों को फंडामेंटली बहुत बढ़िया पैसे से, मेंटल हेल्थ हो या फिर कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, शुरू से गाइड, बहुत बढ़िया गाइडेंस मिली है। काफी बच्चों को नहीं मिलती, लेटेस्ट स्टेज में अपनी लाइफ में सीखते हैं वो सब, तो बाद में सक्सेसफुल होते हैं। इट्स फाइन। कहते हैं ना शर्मा जी का लड़का तो इतने अच्छे नंबर लाया है। मैं भी धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है, मैं तो देख रहा हूँ सोसाइटी में। यार मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया कि भाई तू बहुत पढ़।
मतलब मम्मी तो जिस दिन रिजल्ट आता था मम्मी कहती तू बस पास हो जा हमारे लिए वही बहुत है। लेकिन यार सीरियसली जब मैं ऐसी न्यूज़ देखता हूँ ना कि मतलब मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसने मेट्रो के सामने आकर के सुसाइड किया था और उसको लग रहा था कि वो फेल हो जाएगा। उसके फादर भी नहीं थे, उसकी मम्मी और उसकी बहन और वो, उसको लग रहा था कि वो फेल हो जाएगा और जब वो सुसाइड किया और वो इस दुनिया से चला गया उसके कुछ ही समय बाद रिजल्ट आता है और वो पास हो जाता है। Assumptions। भाई उसने अपनी छोटी सी दुनिया बनाई जिसमें अपने आप को हारा हुआ देख रहा था, क्योंकि बाय नेचर बॉडी क्या चाहती है, रेस्ट करना, और डेथ इज द अल्टीमेट रेस्ट। यार जो बच्चों के मन में, मैं बता रहा हूँ, जो बच्चों के मन में अगर सुसाइड करने का जाग रहा है, कुछ भी अंदर से ये हो रहा है कि मैं खत्म कर दूं, ये हो जाऊं वो जाऊं, तो भाई 1 मिनट ठहरो, रुको, एक स्टेप पीछे आओ, सोचो उसके बाद क्या फायदा हो जाएगा तुम्हारे जाने के बाद। वो भी तुम्हारे जाने के बाद क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं, सिर्फ तुम ही खत्म होगे, दुनिया वैसी की वैसी ही चलेगी। लेकिन अगर तुम जिंदा रहोगे तो शायद कुछ हो सकता है, तो शायद आप चीजें बदल दो, पर इसके लिए जिंदा रहना पड़ेगा ना। मरने के लिए आपके 1000 रीजन हो सकते हैं, जिंदा रहने के लिए एक रीजन ढूंढो, अगली सुबह उठने का एक कारण ढूंढो, एंड यू कैन डू वंडर्स। बस थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की बात है। बट भाई जब हम इस विचार में रहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, जीवन में कुछ नहीं बचा, तो ये सुसाइडल टेंडेंसी बहुत नॉर्मल लगती है। बट भाई अपने अलावा किसी और के बारे में सोचो कि व्हाट अदर्स आर थिंकिंग अबाउट यू। बस एक रीजन ढूंढो कि मुझे जिंदा क्यों रहना है, तो अपने आप ही वो सारे ख्याल पीछे हट जाएंगे, पीछे हट जाते हैं और वो आप आगे बढ़ते रहोगे। फिर लाइफ में ना बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इसका मतलब ये तुमने ना जिंदगी खत्म कर ली। एग्जैक्टली। माँ बाप भी तो मैटर करते हैं, तुम्हारी खुद की लाइफ भी तो मैटर करती है। अरे नेचर ने तुम्हें लाइफ दी है, तुम खुद कौन होते हो उसे मिटाने वाले? एग्जैक्टली, सबसे बड़ा पाप है आत्महत्या। ये बता अंकुर, तुझे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा लगता है? पर्सनली मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, टीचर्स पढ़ाते नहीं, खुद पढ़ लो, तो मुझे सेल्फ स्टडी तो बहुत पसंद है। बचपन से ज़्यादातर चीज़ें खुद ही पढ़ी है, बट किसी और के लिए हो सकता है सबसे खराब हो, ठीक है। जैसे मेरे को बचपन में मम्मी ने और मेरे ट्यूशन टीचर ने फंडामेंटल्स मेरे बड़े क्लियर कर दिए थे कि देखो बेटा ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश पढ़नी सिखा दी, दैट्स इट। अब मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग बन गई कि मैं खुद ही किताब पढ़ के समझ सकता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल इंडिया में ऐसा कोई कर ही नहीं रहा। आप गरीब बच्चों को या गरीब माँ बाप को देखो, तो एग्जाम्पल भी दे रहा था पीछे कि भुट्टा बेच रहे तो बच्चों से भुट्टा बेचवा रहे हैं, तो उन्हें फंडामेंटल राइट दे ही नहीं रहे। ये फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को एजुकेट करें, एटलीस्ट फंडामेंटल्स तो एजुकेट करें कि लिखना पढ़ना जानते हो, बेसिक कैलकुलेशन आती हो, ताकि वो खुद अपनी बुनियाद बना सके। वो हो नहीं रही। ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है। अगर ये भी हो जाए तो बच्चे अपनी राह खुद बना लेंगे। क्या प्रॉब्लम पता है क्या है? मान ले किसी के माँ बाप के पास पैसा है, तो उसको सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, हायरार्की जिसे कहते हैं, हायरार्की, राइट। जिसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है वो सरकारी स्कूल में, अपॉर्चुनिटीज हैं, थोड़ी कम है, बिल्कुल। जिसके माँ बाप बिल्कुल ही फाइनेंशियली लो हैं, जो चाहते ही नहीं कि हमारा बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, जैसे कि अभी तू बोल रहा था कि एक रेडी पे कोई बाप भुट्टा बेच रहा है तो साथ में अपने बेटे को भी भुट्टा बिकवा रहा है। कोई बाप इस गली में पत्ते खेल रहा है तो उसका बेटा 2 गली छोड़ के पत्ते खेल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हिंदुस्तान में है। एक चीज तूने ये नोट करी है कि अगर तुझे ये चीज पसंद है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का पसंद है, तो बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ रही है बच्चों को पढ़ाई के लिए? ये भी गुड क्वेश्चन है ना। लोग कनाडा जा रहे हैं और ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम कर रही है। आई गेस मैंने सुना था शायद पंजाब में 3000 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बस यही धंधा करते हैं कि आपको कनाडा भेजना है, ठीक है। आइल्स क्लियर करवा देंगे, भिजवा देंगे, 20 लाख 25 लाख रुपए दे दो, आपकी लाइफ सेट है वहाँ पे। यार हिंदुस्तान में ना मेरे को लग रहा है ये ना एक ना मेंटेलिटी बन गई है, हाँ, कि अगर आप बाहर से पढ़ाई करके आ रहे हो दैट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा सुपीरियर हो, बहुत ज्यादा एलिजिबल हो हर काम के इन योर प्रोफेशन, ठीक है। आप बहुत ज्यादा सुपीरियर हो कि आप बाहर से, इंग्लैंड से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप बहुत अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अरे अच्छा ऑक्सफोर्ड, अरे भाई तेरे को 20 लाख का पैकेज, तू सरकारी स्कूल से, सर्वोदय कन्या विद्यालय से ले लिया यार, 25 भी ज्यादा हो जाएंगे ना, 12,000 रुपए का,
तो ये जो मेंटेलिटी है ना यार, ये मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए। क्यों? बिल्कुल चेंज करनी चाहिए। और शायद ये मेंटालिटी इसीलिए आई है कि अभी भी हम वेस्टर्न थॉट्स को या वेस्टर्न स्टाइल को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं हर चीज़ में। जबकि हम बात ही कर रहे थे संस्कृत के ऊपर कि 10th तक पहले कंपलसरी थी, अब तूने खुद कहा कि नहीं, काफ़ी स्कूलों में है ही नहीं। क्यों नहीं हम इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं? क्यों उसमें एक से बढ़कर एक साइंटिफिक थ्योरीज हैं, हम खुद क्यों नहीं डेवलप कर रहे चीज़ें? तो इसीलिए हम उसको पहले सुपीरियर मान लेते हैं। तो वहाँ से कोई पढ़ के आया है तो ऑटोमेटिकली ही कैन हैंडल एवरीथिंग। बट एक्चुअली नहीं है यार, मौका तो दो। एक बंदा कहीं सेटल तो हो, उस एनवायरनमेंट में देखे काम कैसे चल रहा है। वी आर ह्यूमंस, वी कैन लर्न एनीथिंग। बस मौका मिलना चाहिए, एक विजन सेम होना चाहिए और टूल्स, नेसेसरी टूल्स प्रोवाइड कर दो। एनीवन कैन डू एनीथिंग। बस माइंडसेट और विल पावर होनी चाहिए, दैट्स इट। यार जैसे हम बात कर रहे हैं ना संस्कृत को लेकर के, ऑन एन एवरेज देखेगा ना तू, तो 4 करोड़ 14 मतलब 4 करोड़ में से 3 लाख के आसपास की एडमिशन होता है संस्कृत ऑनर्स में, हायर एजुकेशन में। हाँ। तो क्या ये एक लैंग्वेज को हम खत्म नहीं करने वाले हैं ऐसे धीरे धीरे, अगर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे उस लैंग्वेज के? डेफिनेटली लैंग्वेज तभी तक सस्टेन कर पाती है जब तक आप डेली लाइफ में बोल ना रहे हो, एटलीस्ट उसका कोई यूज़ ना हो रहा हो। अगर यूज़ करना बंद कर देंगे तो एक दिन तो एक्सटेंट होनी ही है। और जिस तरीके से हो रहा है ये, अभी 3 लाख हो सकता है अगले साल 2 लाख बचे, फिर 1 लाख, फिर धीरे यार धीरे। फिर टीचर ही कहाँ रह जाएंगे संस्कृत? एग्जैक्टली। संस्कृत के टीचर ही खत्म हो जाएंगे, तो टीचर खत्म तो एजुकेशन खत्म। बट गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3+5+2 वाले में संस्कृत तो मैंडेटरी है ही। बाकी अगर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में लेके चलें तो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे कल्चरल लैंग्वेजेस को बढ़ावा मिले। तो आई होप गवर्नमेंट इस दिशा में कुछ तो एक्शंस ले रही हैं और धीरे धीरे लोगों में भी जागरूकता आएंगी, तो हम अपने सब्जेक्ट की तरफ जरूर ध्यान देंगे। जैसे इंटरनेशनल योगा डे रिसेंटली शुरू हुआ है इंडिया की तरफ से, तो धीरे धीरे हमारी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और इसकी पावर को समझ रही है, वेस्टर्न सोसाइटी भी समझ रही है। और इसमें इतने सारी पोटेंशियल है संस्कृत लैंग्वेज में, क्योंकि संस्कृत एक सब्जेक्ट नहीं है, ये अपने आप में भाषा है जिसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है। तो हम बहुत सारी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, बहुत सारी खोज कर सकते हैं। लाखों करोड़ों किताबें तो जला दी गई हैं एज यू नो, बट जो भी बाकी है उससे भी हम काफ़ी कुछ ले सकते हैं। आजकल जो ये सोशल मीडिया इतना ट्रेंड में चल रहा है, बच्चे एजुकेशन को छोड़ करके उसमें ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। मतलब माँ बाप भी काफ़ी प्रमोट करते हैं अपने बच्चों को सोशल मीडिया पे डाल के डांस करवाना, ये सब। क्या ये एजुकेशन सिस्टम पे एक डैमेज नहीं है? खैर कह सकते हैं, बट वही इनिशियल सक्सेस इसमें ज़्यादा दिखती है कि ठीक है आपने आज एक पोस्ट डाला, एक वीडियो डाली, हो सकता है कल ही वायरल हो जाए, कल ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, फिर पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत नहीं। पढ़ाई वढ़ाई की जरूरत ही क्या है भाई? अच्छा, 2 ठुमके लगाओ, आपके लाखों रुपए अकाउंट में, ब्रांड्स बैठे हुए हैं, बस आप फेमस हो, आपके पास फॉलोवर्स देख रहे हैं, अच्छा 2 लाख फॉलोवर्स हैं, वी कैन डू दिस ब्रांडिंग विद यू। तो मानते हैं ये मॉडल अभी सक्सेसफुल है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। अगर आपका एजुकेशन बैकग्राउंड जीरो है, आपको कुछ भी नहीं पता, यू नो नथिंग, बट स्टिल थोड़ी सी भी कुछ चीज़ है आपके अंदर, वो इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो कुछ भी हो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट अगर आप एक बार फेमस हो गए तो एडवर्टाइज करने के लिए कंपनीज बैठी हैं आपके साथ टाइप करने के लिए। तो पढ़ाई, लेकिन अच्छा कैच यहाँ पे ये है, क्या ये सस्टेनेबल है? अगर आप मेरे पास, मैं सपोज अनपढ़ आदमी हूँ, मैं लॉटरी में जीत गया, मैंने शायद स्टोरी सुनी भी होंगी कि एक बंदा लॉटरी में जीत गया करोड़ रुपए, बट कुछ साल बाद वो फिर दोबारा गरीब है। क्यों? आप पैसा तो कमा लोगे पर उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। एक बार पैसा आ गया, उसकी मार्केटिंग कैसी करनी है, उसको ग्रो कैसे करना है, इसके लिए फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, मार्केटिंग पढ़नी पड़ेगी, या एटलीस्ट ऐसे लोगों से तो मिलना पड़ेगा। और आजकल तो जानते हो लोग लूटने के लिए ज़्यादा बैठे हैं। उन्हें बताओ तो मेरे पास इतना पैसा है, कब ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तो मे बी सक्सेस है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपैरेटिवली सोशल मीडिया के लिए बात, वही मैं समझा रहा था कि हो सकता है आप इनिशियली सक्सेसफुल हो जाओ, पर उसे आप सस्टेन नहीं कर सकते बिना एजुकेशन के। अंकुर, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जिनको समझ नहीं आता कि पढ़ाई से क्या होता है, मैं चाहता हूँ तू एक छोटा सा उनको मैसेज दे दे। कोई भी ढंग की एक्टिविटी हो, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, म्यूजिक पसंद है, डांस पसंद है, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने कंसिस्टेंटली एक एक्टिविटी को ज्यादा कर लिया और उसे ऑडिट कर रहे हो
कि हाँ मैंने डेली, जैसे आप रनिंग कर रहे हो, एक दिन मैंने 5 किलोमीटर भागा, अगले दिन 10 किलोमीटर भागा, एक एक्टिविटी में अगर आप सुपीरियर हो जाते हो ना, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनर फीलिंग आती है कि मुझे दूसरी एक्टिविटीज में भी जाना है, मैं वहाँ कैसा हूँ। और उसके लिए पहला रूल यही है कि पढ़ना पड़ेगा या जानना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा। किसी एक एक्टिविटी में अच्छे तो बनो, और पढ़ाई? पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाएगी फिर। अच्छा, ऐसे कैसे यार? हो जाती है भाई। हैं? किसी एक एक्टिविटी पे बुक ढूंढो जो भी आपको पसंद है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लगती है, एक बार उसको पढ़ लिया ना, जो मज़ा आएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करते रहोगे। ये थोड़ा अनकॉमन या बहुत ही अजीब लगेगा, बट मेरे लिए काम करा था ये। यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरे साथ ये सीन हुआ था ना, मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, बचपन में बहुत वीक था। मुझे ना बहुत मतलब धुतकारा जाता था क्लास टीचर के थ्रू, प्रिंसिपल रूम में ले जाया जाता था कि पढ़ता नहीं। मैंने एक बार क्या सोचा कि यार पढ़ाई, जैसे मैं हर चीज में अच्छा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, डांस एक्टिविटीज में अच्छा था, तुझे पता ही है। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं ये सब चीजें कर सकता हूँ, तो पढ़ाई ऐसी क्या चीज है जो वो कर सकता है और मैं नहीं कर सकता। अगर शाम अच्छे नंबर ला रहा है तो अंकित क्यों नहीं ला सकता? ठीक है, और वो शाम ऐसा क्या कर रहा है जो अच्छे नंबर ला रहा है? फिर मैंने क्या करा है, मैंने थोड़ा ना इन्वॉल्वमेंट शुरू करी अपनी किताबों के अंदर, सब्जेक्ट्स के अंदर। फिर मुझे पता चला मेरा ना पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट बहुत है। एग्जैक्टली, तो हिट एंड ट्रायल। हाँ, मैंने पढ़ना शुरू करा, मजा आया। मजा आया। फिर इकोनॉमिक्स में भी जंप कर, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो तेरे थ्रू पढ़ा था वो भी बहुत अच्छा लगा। जब मुझे लगा ना कि यार मैं कर सकता हूँ, तो मेरे मार्क्स आए थे एवरेज। तो टीचरों को लगा चल कर रहा है। भाई 12th में बोर्ड में मेरे अच्छे मार्क्स आए और मैंने 3rd रैंक किया अपने स्कूल में, अपनी क्लास में 3rd रैंक लेकर आया। मुझे एक ये कॉन्फिडेंस आया कि भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। जिस चीज से मैं भागता था, पढ़ाई, अगर मैंने उसको भी कवर कर लिया तो मैं, इसका मतलब दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस मेरा बोर्ड में आया था, रिजल्ट्स में। एग्जैक्टली वही, जब आप आउटपुट देख लेते हो ना किसी चीज का, आउटकम पॉजिटिव है, तो इनर मोटिवेशन अपने आप ही आ जाती है। फिर आप जिस लेवल पे ना उससे बियॉन्ड जाना चाहते हो। लाइफ यही है। तूने भी तो 12th के बाद थोड़ा पढ़ाई पे गिव अप सा कर दिया? बिल्कुल कर दिया था। फिर उसके बाद एक नोवेल उठाई थी, मैंने को याद है सबसे पहली नोवेल मेरी वही थी, हु विल डाई व्हेन यू क्राई। ओह ओके, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, लेकिन हाँ, Who Will शायद Cry- तूने बताया था। हाँ, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये है रॉबिन शर्मा की। हाँ, तो इतनी फैबुलस लगी, मैंने शायद कई लोगों को गिफ्ट भी करी है। अच्छा, इतनी बेहतरीन बुक लगी थी। मेरे को तो नहीं करी होगी, पता नहीं, रखी होगी कहीं। फिर तो उसका सार यही था कि भाई जब आप मर जाओगे तो कौन रोएगा आपके पीछे? कोई नहीं। तो जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि सबको याद रहे। को याद रहे। तो बस वहीं से जर्नी शुरू हुई थी और अभी भी चली रही। अभी जो सिचुएशन है लाइफ में तेरी, जो भी तू कर रहा है काम, यूपीएससी तो खैर चल हो या ना हो, हाँ, वो तो बात की बात है। अभी जो कर रहा है तू, अपने आप को क्या रिप्रेजेंट करता है इन फ्यूचर? तो क्या सोचता है कि मैं कम से कम एटलीस्ट मैं ये तो पा लूं, ये तो मिल जाए कम से कम? चलो इसको मैं एक शॉर्ट स्टोरी पे ऐड करता हूँ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो एक बार आर्ट गैलरी में ना एक पेंटिंग थी जिसका मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो पेंटिंग कुछ ऐसे थी कि एक गंजी लड़की है जिसके आगे बाल है। गंजी लड़की के आगे बाल है, ओके, फोरहेड और पीछे से गंजी है। पीछे से गंजी है, ठीक है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा भाई इसका मतलब क्या है। तो जिसने बनाया था उसी को बुलाया गया हाँ, कि भाई मतलब समझाइए समझाओ, क्या है क्या ये। तो उसने बताया कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी, ओके, ये मौका है। जब आता है ना तो दिखाई नहीं देता क्योंकि आगे बाल है, और जब चला जाता है ना तो आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि पीछे से गंजी है। तो लाइफ में एक यही रूल बनाया है, हिट एंड ट्रायल्स करते रहो, जो मौका मिले ले लो, फेल हो गए आगे बढ़ो, कुछ और है। क्या बात है यार, बहुत That's it. तो आज का शो बहुत ही मजेदार रहा अंकुर तेरे साथ। मेरे लिए मैं तो सोचता था यार तू चूतिया है, तू तो समझदार निकला यार, पर मजा आ गया यार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मुझे तेरे साथ आज मिल करके, बहुत समय बाद हम मिले हैं और मुझे नहीं पता था तू इतना अच्छा मतलब गाइड कर पाएगा। ठीक है यार, तू अपने बच्चे जब मेरे होंगे तेरे पास ट्यूशन के लिए भेजूंगा मैं अच्छे से, हाँ, पढ़ाई होने। तो चलिए चलते हैं, इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच।